दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ओरिजिनल मास्टर थ्योरम को देखा और जिसमें आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि यार हर केस में एप्सिलॉन निकालना और फिर उसके बाद ये चेक करना कि फंक्शन रेगुलर है कि नहीं, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो दोस्तों वो जो भी हमने पढ़ा वो सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ा कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मास्टर थ्योरम की क्या कंस्ट्रेंट है, उसके क्या उसकी लिमिटेशंस है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एमसीक्यू आता है जिसमें आपको डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन दिया गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो मास्टर थ्योरम के रूल्स को फॉलो कर रहा है और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो उसके लिए दोस्तों हम ओरिजिनल मास्टर थ्योरम यूज ना करके एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम यूज करेंगे जो उससे काफी आसान है। ठीक है, इसमें हमें एप्सिलॉन वगैरह नहीं फाइंड करना है, सिर्फ आपको केसेस याद रखने हैं। फंक्शन को कंपेयर करके डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए ऑफ टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, यानी वही जो हमने ओरिजिनल मास्टर थ्योरम में देखा था, डिवाइडिंग फंक्शन। इसमें दोस्तों आपको ये देखना है कि एफ ऑफ एन क्या है और ए और बी क्या है। तो एफ ऑफ एन दोस्तों और ए और बी का कुछ इस तरह का रिलेशन होगा कि एफ ऑफ एन मस्ट बी थीटा ऑफ एन रेज टू के इंटू लॉग एन रेज टू पी। याद रखिएगा कि लॉग एन रेज टू पी को ही हम इस तरह लिखते हैं लॉग रेज टू पी एन, दोनों सेम चीजें होती है। ठीक है, ये पहले आप नोट कीजिए दोस्तों। यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो k है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a और b के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और b जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये जो p है, जो लॉग का पावर है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एनी रियल नंबर। सो एक बार फिर से बता दूं कि एफ ऑफ एन जो है वो थीटा ऑफ एन रेज टू के लॉग एन रेज टू पी है। इसका मतलब एफ ऑफ एन की इक्वेशन में हाईएस्ट टर्म वो एन रेज टू के लॉग एन रेज टू पी होगा। ठीक है, और अगर आपने ये सारी चीजें एक बार ऑब्जर्व कर ली कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, p इज एनी रियल नंबर और f ऑफ n की ये एक्सप्रेशन है, तो दोस्तों किस तरह हम सॉल्व करेंगे किसी भी डिवाइडिंग फंक्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, इसका शॉर्टकट देखिएगा। तो यहां पर दोस्तों केस 1 लेते हैं। आपको करना क्या होगा, यहां पर हर एक केस में जो करना है वो ये कि सबसे पहले log a टू द बेस b निकालना है और इसको कंपेयर करना है k के साथ। इसके पहले वाले में हम दोस्तों क्या करते थे, हम f ऑफ n को n रेज टू log a टू द बेस b से कंपेयर करते थे, लेकिन यहां पर हम log a टू द बेस b और k ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों को k क्या है दोस्तों, यहाँ पर n का पावर, तो k और log a टू द बेस b, इसे अगर हम कंपेयर करें तो कुछ इस तरह के केसेस बनेंगे। अगर दोस्तों log a टू द बेस b ये ग्रेटर देन k हो गया, देन इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डायरेक्टली आंसर होगा थीटा ऑफ एन रेज टू लॉग ए टू द बेस बी। अभी कुछ एग्जांपल के जरिए इसे क्लियर करूंगा। तो बहुत ही आसान है एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम को यहां पर समझना, और ये ओरिजिनल जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे सर इसे प्रूव करके बताओ, तो जो हमने ट्री मेथड डिस्कस किया था ना, उससे हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। दोस्तों केस 2 जो है वो क्या है, यहां पर log a टू द बेस b अगर इक्वल टू k हो गया, देखो हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, log a टू द बेस b ग्रेटर देन log a टू द बेस b एंड k को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ग्रेटर देन हुआ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। अगर इक्वल टू हो गया मतलब log a टू द बेस b और k ये दोनों इक्वल हो गए, तब दोस्तों आपको देखना है यहां पर p की वैल्यू क्या है। तो यहां पर p के केसेस आएंगे जो आपको याद रखने होंगे। p के केसेस कुछ इस तरह है, देखो थ्योरम में तो आपको याद रखना होगा, तभी आप एमसीक्यू पे डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करके अपना टाइम बचा पाओगे। सो यहाँ पर दोस्तों अगर p ग्रेटर देन -1 है तो t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेज टू k इंटू लॉग ऑफ p प्लस 1 n होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों k जो है इट इज नथिंग बट log ऑफ a टू द बेस b। क्यों? क्योंकि k और log ऑफ a टू द बेस b ये इक्वल है। हर केस में k और log ऑफ a टू द बेस b ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन इस केस में है, तो इसलिए किसी टेक्स्ट बुक में आप जो फॉर्मूला देखोगे वो यहाँ पर n रेज टू k की जगह n रेज टू log a टू द बेस b होता है, बिकॉज दोनों इक्वल है। समझ में आया आपको? तो अगर दोस्तों p का वैल्यू -1 हुआ तो उस केस में आंसर होगा n रेज टू k इंटू लॉग ऑफ log n, और अगर p का वैल्यू लेस देन -1 हुआ तो उस केस में आंसर होगा थीटा ऑफ n रेज टू k। तो यहां पर अगर आप देखोगे तीनों ही केस में n रेज टू k n रेज टू k n रेज टू k है, मतलब चाहे p ग्रेटर देन -1 हो, इक्वल टू -1 हो या लेस देन -1 हो, तीनों ही केस में n रेज टू k n रेज टू k n रेज टू k आएगा। अगर दोस्तों ग्रेटर देन -1 है तो उस केस में log ऑफ n रेज टू p प्लस 1 होगा, मतलब यहां पर जो भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर में +1 करना है, मतलब जो p है उसमें +1 करना है। अगर दोस्तों लेस देन -1 हो गया तो ये log वाला टर्म पूरा निकाल ही देना है और सिर्फ आंसर आएगा थीटा ऑफ n रेज टू k। अगर p इक्वल्स टू -1 हो गया तो आपको ऐड करना है log ऑफ log n। ठीक है, ये तीन आपको कैसे भी करके याद रखने हैं, तभी आप एमसीक्यू डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर केस नंबर 3 जो है वो है
अगर log ऑफ a टू द बेस b ये लेस देन k हुआ तो क्या होगा? अगर दोस्तों ये लेस देन k हुआ मतलब k की वैल्यू ग्रेटर है, तब आपको फिर से p देखना होगा। और p के अब यहाँ पर आपको सिर्फ दो केसेस देखने हैं कि p ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 0 है या p अगर लेस देन 0 है। तो दोस्तों अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो उस केस में आंसर होगा n रेज टू k इंटू लॉग n रेज टू p। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम, समझे? यानी log a टू द बेस b दोस्तों अगर छोटा हुआ केस है तो आपका पूरा का पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसी एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा अगर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अगर दोस्तों वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो आंसर सिर्फ n रेज टू k होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ n रेज टू k, नॉट थीटा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना। लास्ट वाले में दोस्तों ऑर्डर ऑफ या बिगो आता है, बाकी सब में क्या है? थीटा है। ठीक है, और जब थीटा वैलिड है तो बिगो भी वैलिड है, इसलिए आप यहाँ पर सबको बिगो भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब बिगो है तो आप थीटा नहीं लिख सकते, इसलिए लास्ट वाला केस याद रखिएगा। अगर p लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर थीटा नहीं, क्या आएगा? बिगो आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझा होगा कि केसेस कैसे कैसे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूँ और आई होप आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिखता होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए a क्या है? 8। तो a का वैल्यू लिख लीजिए 8 और b का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, जो n से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे log ऑफ a टू द बेस b तो आपको मिलेगा log ऑफ यहाँ पर दोस्तों 8 टू द बेस यहाँ पर 2, सो log ऑफ 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 3 को आगे लेंगे तो 2 टू द बेस 2 इंटू 3, राइट? तो log 2 टू द बेस 2 1 होता है तो हमें मिल जाएगा 3, है ना? तो log a टू द बेस b 3 आया और k का वैल्यू क्या है? यहाँ पर n का पावर k होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 है, राइट? तो k इज इक्वल टू हमें मिला 2। तो दोनों में कौन बड़ा है? log a टू द बेस b बड़ा है। यानी कौन सा केस हुआ? ये केस हुआ दोस्तों। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थीटा ऑफ n रेज टू log a टू द बेस b। मतलब n रेज टू log a टू द बेस b का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला है 3, तो इसका आंसर होगा थीटा ऑफ n क्यूब। ठीक है, अगर आप ट्री मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कीजिए, आपको यही आंसर आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट केस लेते हैं, इसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है, इसलिए log a टू द बेस b क्या होगा? log ऑफ 2 टू द बेस 2 विच इज 1। और यहाँ पर दोस्तों n का पावर भी क्या है? 1 है, यानी दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल हो गए तो आपको देखना है p क्या है। p क्या है दोस्तों? यहाँ पर log n का पावर क्या है? 1, तो p इक्वल्स टू 1 हो गया विच इज ग्रेटर देन -1, इसलिए अब ये वाला लगेगा। तो क्या करना है आपको? इसका कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों होगा थीटा ऑफ जो भी पूरी एक्सप्रेशन दी गई है वही, यानी n इंटू लॉग ऑफ n, बस लॉग में आपको पावर में +1 करना है। तो पहले 1 था ना, उसमें +1 करोगे क्या होगा? स्क्वायर। समझे? यहाँ पर क्या लिखा गया? p + 1। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर भी a जो है 4 है, b 4 है, तो log a टू द बेस b निकालोगे तो log 4 टू द बेस 4 क्या आएगा? 1 आएगा। और n का पावर भी यहाँ पर आप देखोगे 1 है, मतलब k का वैल्यू भी 1 है, मतलब यही केस हो गया। log a टू द बेस b इक्वल्स टू क्या हो गया? k हो गया। लेकिन दोस्तों log n यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा log n रेज टू -1, तो p का वैल्यू क्या हो गया? -1, यानी ये केस हो गया। तो इसका डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो थीटा ऑफ n रेज टू k, यानी यहाँ पर n रेज टू 1 इंटू लॉग ऑफ log n। समझा कितना आसान है? तो अगर आपको मास्टर थ्योरम याद है दोस्तों, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद वाला ये देखिएगा, यहाँ पर भी a जो है 1 है, b 1 है, तो log a टू द बेस b जो निकालोगे 1 आएगा और n का पावर भी 1 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे log n इसका स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो log n रेज टू -2 आएगा, यानी जो p है वो -2 हो जाएगा। तो ये इस केस में बिलोंग करेगा, p इज लेस देन -1, तो उस समय कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? थीटा ऑफ n रेज टू k, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा ऑफ n रेज टू k, मतलब दोस्तों यही जो टर्म है n का n। ठीक है, k का वैल्यू 1 है ना, तो थीटा ऑफ n। आसान एकदम। तो बाकी के 3 केस देख ले दोस्तों। बाकी के 3 केस में अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 2 है, तो log a टू द बेस b क्या होगा? यहाँ पर होगा log 2 टू द बेस 2 1। और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों n रेज टू k में k का वैल्यू क्या है? 2 है, तो k 2 है और log k इक्वल्स टू 2 और log ऑफ a टू द बेस b ये 1 आया। तो कौन बड़ा? यहाँ पर k बड़ा, यानी ये वाला केस आ गया। अब ये वाला केस आ गया दोस्तों, आपको p देखना है। दोस्तों यहाँ पर p अगर आप देखोगे तो log का टर्म है ही नहीं, यानी log n रेज टू क्या है? 0 है, तो p किसके इक्वल है? 0 के, यानी ये केस हो गया। तो दोस्तों इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n रेज टू k इंटू log n रेज टू p, मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वही, यानी n स्क्वायर। समझ गए? तो इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा थीटा ऑफ n रेज टू k, यानी n स्क्वायर इंटू log n रेज टू p। p तो 0 है तो log n रेज टू 0 1 होगा। सिंपल, यही सेम लिख देना है।
दोस्तों इसके बाद वाला केस देखो यहाँ पर, इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो a जो है 1 है, b जो है 1 है, log a टू द बेस भी 1 होगा, यहाँ पर n स्क्वायर है तो k 2 है, तो k ग्रेटर है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर log n का स्क्वायर है, यानी जो p है ये ग्रेटर देन 0, यानी यही वाला केस आ गया। तो इस केस में आंसर दोस्तों क्या आएगा, यही थीटा ऑफ, ये पूरा का पूरा सेम एक्सप्रेशन, यानी थीटा ऑफ n स्क्वायर log स्क्वायर n। समझे कितना आसान है दोस्तों। लास्ट वाला केस तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी log a टू द बेस b क्या होगा 1, और यहाँ पर n का पावर 2 है यानी k 2 है, तो k बड़ा हुआ log a टू द बेस b से। लेकिन यहाँ पर log स्क्वायर n को ऊपर लेके आओगे तो log n रेज टू -2 होगा, तो इसलिए p जो है वो लेस देन 0 है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n रेज टू k। n रेज टू k मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो समझे कितना आसान है। ये था दोस्तों कैसे हमें ये मास्टर थ्योरम को अप्लाई करना है। याद रखिएगा मास्टर थ्योरम कब वैलिड नहीं होगा, जब a जो है अगर वो 1 से छोटा हो जाए, या a नेगेटिव हो जाए, b नेगेटिव हो जाए, समझ में आए। तो ये जो रेंजेस दिए गए ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पे log n स्क्वायर को छोड़ के 2 रेज टू n होता था, ये सब होता था, तो मास्टर थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मास्टर थ्योरम के लिए क्या चाहिए हमें, एक्सप्रेशन n रेज टू k log n रेज टू p का फॉर्मेट। अगर इसको छोड़ के बाकी कुछ है तो आपको ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कई सारे एग्जाम्पल के जरिए इसी मास्टर थ्योरम को और डिटेल में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।